हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की एग्ज़ाम की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो या क्लर्क हो, ड्राइवर हो, फायरमैन हो, तो इस पे जो नोटिफिकेशन वैकेंसी निकला है उस पे हम जो सामान्य ज्ञान का श्रृंखला जो स्टार्ट किए हैं, सीरीज नंबर मतलब 5 आज देखेंगे। कब क्या टेस्ट सीरीज 5वां स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज 1 से लेके मतलब टेस्ट सीरीज 4 तक क्या है अपलोड कर चुका है, और टेस्ट सीरीज 5 को हम आज डिस्कस करूँगा। तो क्या है कि आपका जो स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन ऑफ मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है। 75 में से आपको जो है 20 क्वेश्चन जो है जीके से आएगा, 20 क्वेश्चन जीके से आएगा। ओके, और देखिए क्या है कि आप पे मतलब इस चैनल पे मध्यकालीन भारत का सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। तो मध्यकालीन भारत में मतलब आज खिलजी वंश को अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो भी देखिए, उसके बाद खिलजी वंश को भी देखिए, क्योंकि 10 वंश तक अपलोड हो चुका है। आज खिलजी वंश होगा, खिलजी के बाद फिर तुगलक वंश होगा। उसी तरह मतलब जो हिस्ट्री का है जो श्रृंखला है उस तरह आते रहेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करें। क्या है कि थोड़ा शेयर कम करते हैं आप लोग। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं। ये है श्रृंखला सीरीज, टेस्ट सीरीज 5 है। और देखिए रीजनिंग का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है, जीके का भी हो चुका है, और क्या है कि 1 से 2 दिन में आपको इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज आ जाएगा। उसमें आपको थ्योरी, ओके, प्लस क्वेश्चन, मतलब जो पैटर्न पे आपसे डीआरडीओ क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्लास एकदम रेगुलर आ रहा है, तो आप लोग भी रेगुलर लगे रहिए। और क्या है कि मतलब वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को आपको क्या करना है मतलब लगातार देखते जाइए से मतलब छूटे नहीं। ओके, और कितना स्टूडेंट है जो मैसेज करते हैं सर एग्ज़ाम कब आएगा। अब देखिए इस पे भी वीडियो बन चुका है, आप जाकर वीडियो देखिए कब एग्ज़ाम आएगा। ओके, तो वही बात है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5, सामान्य ज्ञान है। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 मतलब 20 क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन 40 मतलब 20 क्वेश्चन आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय जनगणना है कब शुरू हुआ। तो देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछता है। एक पूछेगा कि राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ, और एक पूछेगा कि राष्ट्रीय जो जनगणना है मतलब कब से नियमित रूप से मतलब जनगणना शुरू किया गया। जैसे में आप लोग जानते हैं जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। ओके, तो क्या है कि 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन क्या है कोरोना आने के कारण क्या है कि जो जनगणना है वो थोड़ा लेट हो गया है। तो राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 1872 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, 1872 ईस्वी में राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत जो उस समय का वायसराय था। देखिए वायसराय, भारत के वायसराय, क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति हुआ, उसके बाद 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। और भारत का जो शासन कंपनी के हाथों में था वो क्या क्राउन के हाथों में, जो इंग्लैंड के क्राउन है उसके हाथों में चला गया, शासन वहाँ चलता था। तो इतना तो हम कितना बार बता दिए हैं। और अभी मध्यकालीन भारत स्टार्ट किए हैं। जब आधुनिक भारत पे आएंगे तो आपको हम वो बताएंगे कैसे क्रांति हुआ, क्रांति के बाद क्या मतलब भारत में, भारत की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था में क्या सुधार आया, सब आपको हम बताएंगे। ओके, तो लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ जान लीजिए। तो लॉर्ड मेयो जो है 1872 ईस्वी में राष्ट्रीय जनगणना मतलब जो जनगणना है पहली बार 1872 ईस्वी में करवाया। और लॉर्ड रिपन जो है 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना स्टार्ट कर दिया, मतलब 1881, 91, 1891, फिर 1901 हो गया, फिर 2011 तक हो गया। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं 21 के। तो देखिए 21 के बारे में जान लेते हैं। आपको तो पहले ही बता दिए जो राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ, 1872 ईस्वी में हुआ। ओके, उसके बाद देखिए आपसे एक क्वेश्चन आपको ये भी बता दिए, 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया, लॉर्ड रिपन के काल से शुरू हुआ। चलिए इसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देता है। जो जनगणना हुआ था, जो महाविभाजन रेखा की कौन सा वर्ष को बोला जाता है, मतलब जनसंख्या बढ़ने के वजह क्या हो गया था, घट गया था। तो महाविभाजन जो रेखा जो जिसे कहा गया मतलब
जो ईस्वी को कहा गया है वो 1921 का था। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। भारत में 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजन रेखा माना जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 1911 से 1921 के बीच भारत का आबादी ऋणात्मक था। आपको पता है ना कि देखिए भारत का आबादी दिन दिन बढ़ रहा है। ओके, लेकिन उस समय क्या हुआ, 1911 और 1921 के बीच में जो आबादी बढ़ने के बजाय घट गया, तो इसलिए 1921 को जनगणना का महाविभाजन रेखा माना जाता है। तो इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 1951 को जो जनसंख्या का लघु विभाजक रेखा कहा जाता है। तो इतना बात आप याद रखिए, 1991 को जनगणना का लघु विभाजक रेखा कहा जाता है और जनगणना का महाविभाजन रेखा 1921 को कहा जाता है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपको बता दिए जनगणना का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 246 में। देखिए जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। ओके, हिस्ट्री के बाद दूसरा सब्जेक्ट हम पॉलिटी ही लाएंगे। तो आर्टिकल कितना आ गया, आर्टिकल 246 में जनगणना का क्या है, उल्लेख किया गया है। ओके, और आपको तो बता दिए जो 10 साल के अंतराल पे जनगणना किया जाता है 1881 ईस्वी से, और 1881 ईस्वी में जो नियमित जनगणना करवाया था लॉर्ड रिपन करवाया था। तो देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए लॉर्ड रिपन जो है, जो उस समय जब लॉर्ड लिटन के द्वारा, उससे पहले लॉर्ड लिटन वायसराय था, उसके बाद लॉर्ड रिपन आए थे। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसको समाप्त किए थे। कौन, लॉर्ड रिपन समाप्त किए थे। उसके बाद उस समय की एक घटना है 1882 का, जब हंटर आयोग आया था। हंटर आयोग क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में आया था, मतलब भारत में कितना रुपया जो है शिक्षा पे खर्च किया जाता है। देखिए भारत पे शिक्षा में जो पहला बार खर्च किया गया था वही हंटर का जो आयोग आया था। हंटर एक व्यक्ति थे उसकी अध्यक्षता में, इसलिए नाम क्या पड़ा था, हंटर आयोग। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इतना बात आप याद रख लीजिए, इतना क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब मैं आधुनिक भारत स्टार्ट करूंगा, जब आपको बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ओके, उसके बाद भारत का वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, फिर भारत का लास्ट भारतीय वायसराय कौन, वी राजगोपालाचारी। तो उसके बारे में जब हम जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें आपसे डिस्कस सही से कर लूँगा। ओके, तो चलिए, तो ऑप्शन एक मतलब 21 का ऑप्शन ए आंसर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए 22 के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो मतलब एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम हो, डीआरडीओ एग्जाम हो, मतलब चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम दो, आपसे खरीफ फसल रबी फसल आपसे पूछ ही देता है। तो चलिए आज देखते हैं, उसके बाद डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए खरीफ फसल काटी जाती है, खरीफ फसल कब काटी जाती है, देखिए अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में। तो खरीफ फसल कौन हो गया, देखिए धान हो गया। उसके बाद इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसका और एग्जाम्पल आपको देते हैं तो क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए जो खरीफ फसल है जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है, देखिए जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ओके, तो इतना समझिए खरीफ फसल के बारे में। उसके बाद देखिए खरीफ फसल का यदि आप मतलब एग्जाम्पल लीजिए तो आपको तो बता दिए क्या क्या है। देखिए याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल याद रखना है, धान हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। ओके, उसके बाद देखिए रबी फसल के बारे में देख लीजिए। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मतलब इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, गेहूँ। क्या है एग्जाम्पल, गेहूँ है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए आपको बता देते हैं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, राई हो गया, सब क्या है, रबी फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इसमें से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा खरीफ फसल का, एक पूछ देगा रबी फसल का, मतलब जो रबी फसल नहीं है उसको दे देगा, जो रबी फसल है वो दे देगा। तो इसमें से पूछ देगा कौन सा रबी फसल है। तो आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है या पूछा है, तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। और क्या है कि जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस आ रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको एकदम आपको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि थोड़ा सा भी ढिलाई दिए तो एग्जाम में जाकर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन यदि गलत हो गया तो सीधे पीछे चले जाइएगा। ओके, तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो इसी तरह का जो रेगुलर सेशन है वो आते रहेगा, आप अपना क्वेश्चन देखते रहिए। और थ्योरी मध्यकालीन भारत का स्टार्ट हो चुका है, एक बार पढ़िए, उसके बाद आप
मतलब बताइएगा से मतलब कैसे पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री कैसे पढ़ाया जाता है, उसमें अब आपको लग जाएगा। और थोड़ा कमेंट भी किया कीजिए सर कैसा वीडियो लगा, वीडियो आप इस तरह लाते रहिए, उसके बाद इसमें जानकारी ये नहीं दिए, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो क्या है कि यदि आप खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, यदि कोई जानकारी मिस हो गया है तो आप क्या है कमेंट में लिखिए सर इसके बारे में नहीं बताए। तो जब मैं तुगलक वंश पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है कि उससे पहले खिलजी वंश में जो आप कमेंट में लिखिएगा उसको पहले पॉइंट को डिस्कस कर दिया जाएगा, उसके बाद तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इतना आपको भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। ओके, चलिए 23 के क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, बताइए कितने दिन में लगाता है। तो देखिए जब पॉलिटी के बाद पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, तो उसमें हम आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम फिर देख लेंगे, लेकिन आज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 28 डेज में। चंद्रमा जो है 28 डेज में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन, मतलब कि जो मतलब 27 दिन 6 घंटा, मतलब मैक्सिमम 28 दिन उसको बोला जाता है। ओके, में लगाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे चंद्रमास कहा जाता है। क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। इतना समझ गए आप। उसके बाद देखिए चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सेलेनोलॉजी का संबंध किस मतलब क्या है, सेलेनोलॉजी का मतलब आप क्या जानते हैं। तो आप याद रखिएगा सेलेनोलॉजी का मतलब है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि जो अध्ययन जैसे में पोमोलॉजी हो गया, ये हो गया, मतलब इस पर जो साइंस का क्वेश्चन है उसका एक अलग वीडियो लाएंगे। ओके, तो वो वीडियो लाएंगे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो उसके बाद जो अध्ययन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो लाया ही जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए चंद्रमा जो है अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के देखिए कितना डिग्री पे कोण बनाती है, तो 58.48 डिग्री, 48 डिग्री, मतलब 58.48 डिग्री का अक्ष का कोण बनाती है चंद्रमा। कहाँ से, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाती है, 58 डिग्री 48 मिनट। ये क्वेश्चन एकदम पूछ देता है, याद रखिए DRDO के एग्जाम में आपसे क्या है कि मतलब जैसे में पूछ देगा चंद्रमा से सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, तो ये सब क्वेश्चन जो फैक्ट वाला क्वेश्चन होता है वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। क्या है, पेन डाउन कीजिए, कोई कोई क्वेश्चन आपको पेन डाउन भी करना है, याद रखिए, खाली देखने से नहीं होता। तो चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के 58.48 डिग्री का अक्ष का कोण बनाता है। उसके बाद देखिए ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित जो सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है, 11.5 होता है। तो आप ज्वार भाटा में आप जानते होंगे, यदि आप पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे, जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए 24 का क्वेश्चन है सम्राट अशोक जो है किस वंश से संबंधित है। तो देखिए आप जानते होंगे सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य वंश से संबंधित है। देखिए सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में एक युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो अशोक के द्वारा बहुत सारे मतलब वहाँ का सैनिक था कलिंग का, तो उसमें बहुत सारे सैनिक को मार दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि मतलब उसके बाद जब युद्ध के बाद जब प्रलय देखते हैं अशोक, तो उसके बाद उनको क्या होता है, उनको मतलब एक रियलाइज होता है कि ये क्या कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। क्या, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उसके बाद जितना भी शिलालेख हो उस पर मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करवाए। उसके बाद वो अपना पुत्र हो गया, पुत्री को हो गया, कहाँ भेजे, श्रीलंका में भेजे से मतलब आप जाके वहाँ बौद्ध धर्म का क्या करो, प्रचार करो। तो इसका आंसर क्या है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। और क्या है कि जब पिछला वाला सेट सीरीज में मौर्य वंश के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक ही चीज़ को लगातार डिस्कस करने में क्या होता है, टाइम का बर्बादी होता है। तो अशोक के बारे में आपको बता दिए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए और। ओके, तो देखिए मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। उसके उसी के जो गुरु थे कौन था, चाणक्य था। याद रखिए अर्थशास्त्र का जो लिखा था चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए, तो ये सब बता दिए हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ओके, उसके बाद देखिए, राजगद्दी पर बैठने के पहले जो अशोक था, अवंती के राज्यपाल था। कहाँ? अवंती के राज्यपाल था। उसके बाद राजगद्दी पे बैठा था। ओके, उसके बाद देखिए, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है, जबकि शिलालेखों में जो देव नाम पियदर्शी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ जाता है, जो देवा क्या बोला है, देवा नाम पिए जो पियदर्शी है, जो किस राजा को बोला जाता है? तो अशोक को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, देवा नाम पिए पियदर्शी किस राजा से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। इतना आप जान जाइएगा। उसके बाद आपको बता दें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। मौर्य के बाद आया था गुप्त, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और शुंग वंश का कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ओके, इतना आप समझ आइए। और मौर्य वंश से पहले था नंद वंश, और नंद वंश के लास्ट शासक कौन था? घनानंद। ओके, तो याद रखिए इतना। चलिए 25 पे आते हैं क्वेश्चन। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका घनत्व क्या होता है? जब धातु को गर्म किया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, धातु को जब गर्म किया जाता है तो जो उसका घनत्व है कम हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं 25 का। देखिए, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाती है, तो आपको बता दिए। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो अणुओं के बीच जो अंतरण बल होता है, जो कोहेजन बल होता है, वो क्या होता है? वो कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण क्या हो जाता है? उसका जो घनत्व होता है वो कम जाता है। ओके, इतना समझ गए? तो क्या है कि थोड़ा सा डिस्कशन हो जाने से क्या दिमाग पे आपको बैठा रहेगा, एग्जाम में आएगा तुरंत क्लिक कर जाएगा। नहीं, स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे हमने पढ़ा था, और उस पर क्वेश्चन क्या हुआ था? डिस्कस हुआ था। तो आप वो क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, जब अणुओं के बीच यदि कोहेजन बल बोलते हैं या अंतरण बल बोलते हैं, मजबूत होता है तो क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। और यदि कमजोर हो जाता है तो क्या, जब जब कोहेजन बल के कारण क्या होता है, जो घनत्व होता है मजबूत होता है। लेकिन जब हम धातु को गर्म करते हैं तो कोहेजन बल क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और घनत्व क्या हो जाता है? मतलब कमजोर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, उसके बाद देखिए, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में उष्मा के पारगमन को उष्मा अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा अंतरण कहते हैं। गर्म पिंड से जो ठंडे पिंड में जो उष्मा का मतलब क्या होता है? मतलब गर्म चीज से ठंडे चीज में उष्मा का प्रवाह बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उष्मा अंतरण कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, तापांतर के कारण हो रहे उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? उष्मा का संचरण कहते हैं। ओके, उष्मा का संचरण किसे कहते हैं? जो मतलब आपको पता है ना, जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, उष्मा का संचरण कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए, ठोस में अणुओं के बीच अंतरण बल अधिक होने के कारण जो घनत्व अधिक होता है, तो आपको बता दिए। और जब हम ठोस को जो उसके बाद देखिए, ठोस के बारे में बता दिए वो। उसके बाद देखिए, ठोस के बाद गैस के बारे में कुछ जान लीजिए। गैस में अणुओं के बीच अंतरण बल कमजोर होता है, तो इतना याद रख लीजिएगा। गैस में अणुओं के बीच अंतरण बल कमजोर होता है। ठोस में अणुओं के बीच अंतरण बल अधिक होने के कारण यदि अंतरण बल कोहेजन बल ज़्यादा है तो जो घनत्व है वो अधिक होगा। चलिए 25 का क्वेश्चन देख लिया, अब सी है। 26 पे आते हैं। देखिए, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो आप सब जानते होंगे। देखिए, सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट, क्या सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं खिलाड़ी को। जैसे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ पाया जाता है? चावल में। मतलब आप चावल खाइए, आपको शक्ति तुरंत मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 26 के बारे में देख लीजिए। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी जो है सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, आपको बता दिए। और देखिए, नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और जो आंवला है, आंवला में क्या पाया जाता है? आयोडीन। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, दूध में आयरन और विटामिन सी छोड़कर सभी पोषक तत्व पाया जाता है। दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी यदि पाया जाता तो दूध तो खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा दूध। तो इसीलिए आयरन और विटामिन सी को छोड़ के सभी पोषक तत्व पाया जाता है। कहाँ पे? दूध में। तो 26 का आप देख लिए। 7 में आते हैं। तो 27 का क्वेश्चन देखिए, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, ये विटामिन से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आएगा, डीआरडीओ वाले, आप ध्यान रखिए।
तो किस विटामिन के कारण होता है जो रक्त अल्पता, रक्त की कमी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब क्या, विटामिन B12। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, रक्त अल्पता जो होता है, रक्त अल्पता विटामिन B12 की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा आंवला खाते रहना है, खट्टे चीज़ थोड़ा खाते रहिए। ओके, उसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसीलिए आप क्या है कि सूर्य का प्रकाश भी लेते रहिए। ओके, तो और एक एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए विटामिन बी और सी, एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। उसके अलावा विटामिन ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। कहाँ पे, जल में घुलनशील है, या ए पेन डाउन कर लीजिए, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ओके, चलिए क्वेश्चन 28 क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? तो जियोलाइट मेथड से। किससे? जियोलाइट मेथड से। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते। देखिए एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन जो अभी बताया वो पूछ देगा, और एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि जल की जो कठोरता होती है कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस होता है। क्या क्या होता है? परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस होता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, तो चलिए 28 का देखिए, तो आपको तो पहले ही बता दिए, जो जल की अस्थायी कठोरता होता है जो जियोलाइट से दूर किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जो परम्यूटेट विधि है वो कहते हैं। ओके, और जल की कठोरता आपको बता दिए, अस्थाई और अस्थाई, मतलब परमानेंट और टेम्पररी, परमानेंट और टेम्पररी। ओके, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देख लीजिए, जो मतलब क्या है, जो टेम्पररी हार्डनेस मतलब अस्थाई कठोरता है, वो क्या होता है? देखिए याद कर लीजिए, जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट लवणों के कारण जिसे उबाल कर दूर किया जाता है, किसको? अस्थायी कठोरता को। तो अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबालकर क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। ये समझ गए? उसके बाद देखिए अस्थायी कठोरता के बारे में देख लेते हैं। अस्थायी मतलब परमानेंट हार्डनेस। तो वो क्या होता है, देखिए उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के, देखिए उसमें था क्या, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट था, लेकिन इसमें बाइकार्बोनेट कार्बोनेट था, इसमें है, आप याद रखिएगा, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। ओके, तो ये याद रखिए, अस्थायी कठोरता में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम को सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। तो अस्थायी कठोरता किसके कारण? सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट के कारण, और अस्थायी कार्बोनेट जो होगा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण। इतना ही आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का। देखिए, किसने भारत का समुद्री रास्ता का खोज किया? तो कौन किया था, आप ये जानते होंगे, जब आधुनिक भारत लाएंगे तो उसमें भी बताएंगे। देखिए वास्को डिगामा। कौन? वास्को डिगामा। और कोलंबस कौन था? देखिए कोलंबस भी भारत के खोज में ही निकला था, लेकिन वो मतलब कहाँ, भारत नहीं आके चला गया अमेरिका में। ओके, भारत नहीं आकर चला गया अमेरिका, और वो अमेरिका के रास्ता का खोज किया। कौन? कोलंबस। और भारत के रास्ता का खोज किया वास्को डिगामा। भारत में कब आया था? 1498 ईस्वी में। और जो कालीकट के राजा मोरिन जो था, वो क्या किया था, स्वागत किया था। ओके, इतना बारे में आप जान गए वास्को डिगामा के बारे में। थोड़ा सा और देख लीजिए 29 का। देखिए वास्को डिगामा आपको बता दिए कब आया थे, 1498 ईस्वी में आया था, और नई समुद्री मार्ग का क्या किया था, खोज किया था। और भारत का ही एक व्यापारी था, उसने उसकी सहायता किया था, भारत की मतलब उसको समुद्री मार्ग की खोज में। ओके, उसके बाद देखिए आपको बता दिए 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। 1492 ईस्वी में भारत ने, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, और 1498 में जो वास्को डिगामा है जो समुद्री मार्ग का खोज किया, मतलब भारत का। उतना समझ गए। उसके बाद आपको बताएं, कालीकट जहाँ पहुँचा, तो कालीकट में आपको जो वहाँ के जमोरिन राजा थे वो उसने स्वागत किया। और जो व्यापारी का नाम हम आपको बता रहे हैं, जो जिसने मदद की थी, अभी आपको बताया थे ना, उसका नाम क्या था? तो अब्दुल मजीद। ये देखिए क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, जो वास्को डिगामा को मतलब भारत की खोज यात्रा में, जो भारत की समुद्र यात्रा की खोज किया, तो उसमें किस व्यापारी ने जो है मदद किया था? तो कौन किया था? अब्दुल मजीद किया था।
तो इतना बात याद रखिएगा आप। ओके, उसके बाद देखिए, तो भारत में सबसे पहले कौन आया था? देखिए, जब हम आधुनिक भारत लाएंगे तो आपको बताएंगे, पहले तो पुर्तगाल ही आया था। तो पुर्तगाल जो है प्रथम कारखाना कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। क्वेश्चन पूछ देता है, जो पुर्तगाली है सबसे प्रथम कारखाना कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? कोचीन में बनाया था। ओके, तो 1502 से 3 ईस्वी में बनाया था। 1502-3 ईस्वी में कोचीन में प्रथम कारखाना बनाया था। और 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था। तो 29 का इतना जान गए। चलिए 30 के क्वेश्चन देखते हैं। 30 का क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? देखिए, कनिष्क, चतुर्थ, हाँ चौथा वाला किसके? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ओके, तो इसके बारे में देखिए, पिछला जब हम टेस्ट सीरीज था उसमें थोड़ा मतलब जो गौतम बुद्ध के बारे में हम डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो, वो टेस्ट सीरीज आप देखे होंगे तो इतना नॉलेज हो गया होगा। आज हम मात्र जो 4 जो बौद्ध समिति हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजक हुआ था, तो उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैन धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म से। तो जब प्राचीन भारत लाऊंगा तो उसमें अच्छा से डिस्कस करूंगा। तब तो क्वेश्चन देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ, जो शासक हुआ था अजातशत्रु शासक था। द्वितीय बौद्ध जो संगीति हुआ था उसमें कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। याद रखिएगा, अजातशत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, अशोक हो गया और कनिष्क हो गया। तो याद रख लीजिएगा। ओके, उसके बाद आपसे अध्यक्ष भी पूछ देता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? साबकमीर। ओके, और तीसरा में कौन था? मोगलीपुत्र तीस। ओके, मोगलीपुत्र तीसरा, और चौथा में था वसुमित्र। तो इतना आप समझ जाइए, ये जो क्वेश्चन है 30 का उसको याद कर लीजिए पूरा। ओके, तो चलिए 31 का क्वेश्चन पे आते हैं। 30 का देख लिए, चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो देखिए, जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन को हराया था। और हर्षवर्धन को मतलब हर्षवर्धन का शक्ति उस समय बहुत मतलब जोरों शोरों पर था। लेकिन जो चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, वो जो है हर्षवर्धन को हरा दिया और दक्षिण भारत पर अभियान से क्या हुआ? रोक दिया। ओके, अब इसके बारे में कुछ देख लीजिए 31 का। देखिए, हर्षवर्धन को कहाँ नर्मदा नदी पार करना चाह रहा था, मतलब नर्मदा नदी पार करके दक्षिण में जाना चाह रहा था हर्षवर्धन, तो वहाँ पे पराजित करके उसको नर्मदा नदी को पार करने से रोक दिया। ओके, और हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था? वो राज्यवर्धन था। ओके, क्या था देख लीजिएगा आप। देखिए, चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि ली? देखिए, परमेश्वर की उपाधि दी। उस समय क्या था कि जो कोई राजा यदि कोई राजा को हरा देता था, तो देखिए जब आप मौर्य काल पढ़िएगा तो उसमें सब क्या लेता था? विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। ओके, देखिए आपको मुगल काल में भी जब हेमू जो है मतलब अकबर पर युद्ध लड़ा था, उससे पहले भी वो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। ओके, तो हर्ष पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि लिया। ओके, उसके बाद देख लीजिए, आपको भारत का नेपोलियन पूछ देता है एग्जाम में। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। ओके, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछे, जो फाहियान था भारत में, जब भारत आया था तो उसका शासनकाल किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में फाहियान भारत में आया था। ओके, और उसके बाद देखिए, और आगे देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने 629 ईस्वी में वल्लभी के शासक किसको? ध्रुव द्वितीय को पराजित किया था। कब? 629 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको बहुत बताए हैं। प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त को है कविराज कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, कविराज जो समुद्रगुप्त को कहा गया कौन सा प्रशस्ति में कहा गया? तो प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है महाकाल की नगरी, तो उज्जैन को क्या बनाया था? द्वितीय राजधानी बनाया था। ओके, और वहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था उज्जैन में। ओके, तो इतना समझ गए। चलिए 32 का क्वेश्चन देखिए, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो 32 का राइडर कप गोल्फ से है। राइडर कप किससे है?
गोल्फ से है। क्रिकेट में आप तो समझ गए होंगे, दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, गावस्कर ट्रॉफी हो गया, ये सब कौन है, क्रिकेट से है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। और बैडमिंटन में आपको, टेनिस में आपको बताए थे कौन, टेनिस में बताए थे उबेर कप और थॉमस कप बताए थे आपको, हम पिछला वीडियो में बताए थे। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं और उसको क्या कीजिए, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो 32 का देख लीजिए, क्या कीजिए, रिवीजन करने से क्या होता है, आपको याद रहेगा कोई चीज़। देखिए राइडर कप के बारे में आपको बता दिए, जो कि गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए वॉकर कप, वॉकर कप है जो गोल्फ गेम से भी संबंधित है, राइडर और वॉकर। वॉकर, उसके बाद देखिए क्रिकेट से आपको बता दिए, रणजी ट्रॉफी, शीशमहल ट्रॉफी, उसके बाद गावस्कर हो गया, ये सब किससे है, मतलब क्रिकेट से हम। चलिए फुटबॉल से देखिए, फुटबॉल से संबंधित सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, दुरंत कप और रोबर्ट्स कप। ये जो है क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या है कि आप ये कम से कम फुटबॉल वाला क्या करना है आपको, नोट कर लीजिए, दुरंत कप, रोबर्ट्स कप और संतोष कप। संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल से हम। चलिए अब हम बैडमिंटन, बैडमिंटन से आपको बता दिए, उबेर कप महिला महिला टेनिस है, और थॉमस कप पुरुष टेनिस है। देखिए जो थॉमस कप 2022 हुआ था, आपको पिछला वीडियो में बताया, भारत जीत गया है। ओके, और जो आपका महिला कप है, जो उबेर कप महिला का है, वो साउथ कोरिया जीता है चीन को हरा के। तो इतना आप समझ गए, साउथ कोरिया उबेर कप महिला की टीम खेलती है तो वो जीता, और थॉमस कप जो है इंडोनेशिया को हराया, इंडिया 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 हराया किसको, इंडोनेशिया को, और थॉमस कप 2022 को जीत लिया। और पुरुषों का खेल है थॉमस कप, और महिला कप है उबेर कप महिला का है। चलिए इतना नॉलेज बहुत हो गया। 33 में क्वेश्चन आते हैं। देखिए 33 का क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए भारत राज्यों का संघ है, मतलब है ना, आपको देखिए अनुच्छेद 1। ओके, तो इतना आप समझ गए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 का देख लेते हैं कुछ। कहा क्या कहा गया है, जो है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, आपको तो अभी बताया ही है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन पूछ देगा, भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया था, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, समझ गए। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 1 में क्या किया जाता है, मतलब जो 3 श्रेणी में बांटा गया है अनुच्छेद 1 को, क्या है, राज्यों के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में कहा गया है, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया है, मतलब किया जा सकता है, कोई भी क्षेत्र जो भारत सरकार अपने में मिला ले। तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, राज्य के क्षेत्र में, संघ के क्षेत्र में, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अधिगृहित किया गया हो। तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, आपको तो बताए थे, क्या बताए थे, जो बजट है, जो वित्तीय, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 112 याद कर लीजिए। और अनुच्छेद 24 क्या है, देखिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को बलात्कार श्रम कहते हैं, को जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाता, मतलब उसको क्या करना है, उसको प्रतिबंधित करना है, वहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को उसमें कारखाना में शामिल नहीं करना है, आप समझ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जो अनुच्छेद 17 है, मतलब क्या है, तो अनुच्छेद 17 जो है क्या है, अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत। ओके, और एक आर्टिकल आपसे पूछ देगा, आर्टिकल 18 याद रखिएगा, एसएससी या डीआरडीओ का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ओके, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। इतना आप समझ गए, इतना विशेष जानकारी देख लीजिए। और देखिए अनुच्छेद 13 भी देख लीजिए, क्या कहा गया है, वह कानून जो मूलाधिकारों के प्रति असंगत अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण है, वह क्या होगी, शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। तो देख लीजिए इतना आपको हम बता दिए। जब पॉलिटी लाएंगे ना, जिस तरह आपको हिस्ट्री पढ़ के मजा आ रहा है, उस तरह पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, तो आप कहिएगा सर क्या क्या पढ़ाए हैं आप। ओके, तो चलिए ठीक है, 34 क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, डीआरडीओ में एक क्वेश्चन तक कम से कम आपसे जो दिवस पे आपसे पूछा जाएगा। तो क्या है कि मतलब एक वीडियो मैं सेपरेट ओनली जो दिवस मनाया जाता है, कब क्या मनाया जाता है, वो वीडियो मैं लाऊंगा। ओके,
तो वो आप वीडियो एकदम देखिएगा। क्या है कि ये सब वीडियो देखिए, वो वीडियो भी देंगे, मतलब आपको बताएंगे। और आपको लगे, देखिए करेंट अफेयर आज, मतलब आज के टॉपिक में, मतलब जो भी एग्जाम आज हो रहा है आजकल, तो क्या होता है करेंट अफेयर का 20 से 30% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेंट अफेयर जो है से मतलब बहुत फेवरेट मतलब टॉपिक है। तो करेंट अफेयर का क्या है जो क्वेश्चन अभी हम तैयार कर रहे हैं, और जब एग्जाम से 15 दिन पहले करेंट अफेयर का सीरीज लाऊंगा, 2 घंटा 3 घंटा का जो सीरीज हो, उसमें आपको हम क्या करेंगे, करेंट अफेयर जो वीवीआई क्वेश्चन है वो आपको हम डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो करंट अफेयर भी आप हम पे छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 16 सितंबर को, याद रखिएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 34 के बारे में कुछ और देख लेते, तो कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं इसमें। देखिए 24 जुलाई को ही राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछ देता है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। देखिए महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। और आपसे पूछा विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इतना समझ गए। 35 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसमें हम क्या है कि आपको अच्छा से डिस्कस करूंगा क्या, 35 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए दादा साहब जो फाल्के जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे, शेरशाह मूवी देखे होंगे, उसमें जो एक्टर है कौन है? सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और एक्ट्रेस कौन है? कियारा आडवाणी है। ओके, बहुत अच्छा मूवी है, एक बार आप तो देखे ही होंगे, देखना क्या है, आप देखे होंगे। तो शेरशाह को बेस्ट देखिए बेस्ट एक्टर का मतलब जो फिल्म मिला है, शेरशाह मूवी को मिला है 2022 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2019 दिया गया था, किसे, जो मतलब किसे दिया गया है? साउथ के सुपरस्टार, आप समझ गए होंगे कौन है? रजनीकांत। कौन सा? रजनीकांत को दिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, उसके बारे में कुछ और जानते हैं हम। देखिए जो एक्टर में किसे दिया गया है? एक्टर में दिया गया है रणवीर सिंह को। उनका फिल्म कौन है? 83 वर्ल्ड कप पे बनाया गया है, 83 वर्ल्ड कप पे, तो आप देख लीजिएगा मूवी। 83 के लिए दिया गया है। और एक सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। और फिल्म का जो बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है किसे? तो शेरशाह मूवी को दिया गया। इतना समझ गए, रणवीर सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया है, इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बता दो, फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में? तो पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन का मूवी आप तो देखे होंगे, क्या झुकेगा नहीं, तो आप तो देखेंगे वो डायलॉग कितना फेमस हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इतना क्वेश्चन आप देखिए, ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़िएगा तो क्या है कि आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले की घोषणा की है? तो कौन है? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल का? ममता बनर्जी है। ओके, और वहाँ के राज्यपाल कौन है? देखिए अभी एग्जाम देने जाइएगा, अभी कोई भी एग्जाम चल रहा है, जैसे एसएससी हो चाहे कोई हो, तो वहाँ राज्यपाल के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है। भारत के जो है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है। तो राज्यपाल कौन है? तो क्या है कि अभी नया जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्या मणिपुर के जो राज्यपाल है ला गणेशन, उसको पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आप पूछिएगा सर क्यों जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देखिए भारत के जो जगदीप धनखड़ थे, जो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, वो पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। तो वहाँ पे सीट खाली हो गया, तो ला गणेशन को अभी मतलब जो पश्चिम बंगाल का क्या किया गया है? राज्यपाल घोषित किया गया है। मतलब ला गणेशन को वहाँ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और वो मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में हम पूछे थे आपसे क्वेश्चन, जो द्रौपदी मुर्मू है भारत के राष्ट्रपति जो है कितने नंबर की है? तो वो 15वां नंबर के है द्रौपदी मुर्मू। ओके, और जगदीप धनखड़ जो है, जो भारत के उपराष्ट्रपति है, 14वें नंबर के हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं, वो नहीं आता है।
द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बने हैं तो कितने नंबर की बनी है, वो क्वेश्चन आपसे एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है। और जगदीप धनखड़ के बारे में पूछेगा कितने नंबर के बने हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दे यदि लोकसभा का सीट कितना है तो 42, और राज्यसभा का सीट कितना है तो 16। ओके, और विधानसभा का सीट आपको क्या करना है, कमेंट में मैसेज कीजिए, सब हम नहीं बताएंगे। लोकसभा 42, राज्यसभा 16, इतना ओके, इतना हम आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। 36 बताए थे, 36 का ऑप्शन डी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई। देखिए कोई भी एग्जाम दीजिएगा, डीआरडीओ में यदि आप पेपर देने जाइएगा तो आपसे पूछ देगा जो मतलब जो संविधान में जो मतलब प्रणाली है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, मतलब किस देश से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन खूब पूछता है। तो आपको 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब आयरलैंड से। राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रणाली है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो 37 के बारे में कुछ देख लीजिए। 37 देख लीजिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, वो हम आपको बता दिए। उसके बाद देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि और निर्माण प्रक्रिया आदि कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विवेचन और उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। दो याद रखिएगा, यूएसए और ब्रिटेन वाला आप याद कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तो कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया है, इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए समवर्ती सूची हो गया। उसके बाद क्या, प्रस्तावना की भाषा है, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य का आपके बारे में आपको बताए थे 51A। ओके, और भाग 4A तो कहाँ से लिया गया है, रसिया से, मतलब रूस से लिया गया है। ओके, इतना समझ गए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको बता दिए कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से एक और चीज़ क्या लिया गया है, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कहाँ से लिया गया है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इतना आप समझ गए। उसके बाद देखें जापान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, जापान में लिया गया, जापान से लिया गया है। तो इतना याद रख लीजिए। देखिए यूएसए वाला याद रख लीजिए, यूएसए से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है वो याद रख लीजिए, आयरलैंड वाला याद कर लीजिए। उसके बाद ब्रिटेन, आयरलैंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला याद रख लीजिए, और जापान और फ्रांस वाला याद रख लीजिए। इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और याद कैसे करना है, कॉपी में लिख लेना है, 4 बार 5 बार देखिएगा आपको याद रहेगा। ओके, इतना समझ गए 37 का सी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। देखिए 38 पूछ रहा है, 38 क्वेश्चन है, एक मिनट। पीएम किसान सम्मेलन जो 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो कहाँ पे हुआ जो पीएम किसान सम्मेलन 2022 जो आयोजन हुआ है किसके द्वारा किया गया है, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और उनका संबंध किस पार्टी से है, तो बीजेपी, किससे, बीजेपी पार्टी से है। ओके, तो इतना आप इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए नई दिल्ली में हुआ है, 38 के बारे में कुछ और देख लीजिए। कब हुआ था, तो देखिए 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था। कब, 17 अक्टूबर 2022 को हुआ था। तो इतना आप समझ गए। तो उसमें मतलब पीएम मोदी जी द्वारा क्या कहे गए थे, उसमें जो पीएम किसान सम्मेलन हुआ था तो उसमें किसानों की आय को बढ़ाने की बात कहा गया था। ओके, किसानों की आय को बढ़ाना, और क्या है, पीएम मोदी जी के द्वारा जो 1500 कृषि स्टार्टअप को एक मंच पर स्टार्ट करना है। मतलब जो 1500 कृषि स्टार्टअप है उसको क्या करना है, एक मंच पे लाना है। और क्या है कि लोगों के बीच में, मतलब किसानों के बीच में उसको सही सुगमता से चलाने के लिए उसको क्या करना है, उसके बारे में बताना है, पेशकश करवाना है देश में, मतलब लागू करवाना है। इतना आप समझ गए। 1500 कृषि स्टार्टअप को एक ही मंच पे मतलब क्या कहेगा, लाया जाएगा, पीएम मोदी जी द्वारा जो आयोजन हुआ था उसमें कहा गया था। तो इतना समझ गए 38 के बारे में। 39 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 39 का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, 39 का हो जाएगा डी, मतलब कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए 39 का देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति के समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना को पेश किया गया, जो प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया किसके द्वारा, प्रस्तावना को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, उसके बाद संविधान सभा की प्रस्तावना कब, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। आपको बताएं प्रस्तावना को पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति संविधान सभा द्वारा हुई तथा इसके निर्माण के लिए कई समितियां भी बनाई गई। इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप तो समझते होंगे उनको लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मतलब देश मतलब राज्यों को एक साथ मतलब सुदृढ़ करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनका सहयोगी कौन थे, वीपी मेनन। कौन, वीपी मेनन। तो हम पिछला जो क्वेश्चन सीरीज था उसमें भी डिस्कस किया है, इतना समझ गए। और प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946। ये जो पॉइंट है इसको आप याद कर लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है, देखिए सोनार। क्या, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इतना आप समझ गए सोनार के बारे में। ओके, चलिए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। देखिए सोनार का उपयोग जो है समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों के माध्यम से क्या किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद देखिए अल्टीमीटर का उपयोग क्यों कहाँ किया जाता है, देखिए अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो ओके, यंत्र पे भी क्वेश्चन मतलब जो सीरीज एक हम लाएंगे उसमें हम सब आपको यंत्र के बारे में बता देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए अल्टीमीटर की सहायता से उड़ते हुए हवाई जहाज की क्या बताए थे, ऊंचाई मापा जाता है, ऊंचाई के मामले में आपको बता दिए। उसके बाद देखिए टैकोमीटर से वायुयानों या नाव की गति मापी जाती है, किससे, टैकोमीटर से। सबमेरीन जो जल के नीचे चलती, जल के नीचे चलती है, मतलब जल के सतह से नीचे चलती है, क्या है, सबमेरीन। तो इसकी सहायता से समुद्री हलचल क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, गैस का दाब ज्ञात करने में। और वेंचुरी मीटर का कहाँ, पाइप में द्रव की प्रवाह को मापने के लिए। तो वेंचुरी मीटर और मैनोमीटर याद रख लीजिएगा। वेंचुरी मीटर का उपयोग पाइप में द्रव की प्रवाह को माप के लिए, और मैनोमीटर का गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। तो क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 मतलब 20 क्वेश्चन का जो श्रृंखला आती है उसको आज हम क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज 5 में डिस्कस कर लिया। तो क्या है कि से मतलब आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब वीडियो चलता है तो लोग को एक मोटिवेशन आता है, और जिस तरह से अभी वीडियो आता है आपको, तो क्या है इस तरह वीडियो आते रहेगा। तो आपको एक बार और बता दें, जीके का टेस्ट श्रृंखला स्टार्ट है, रीजनिंग का स्टार्ट है। ओके, आपको 2 दिन में रख लीजिए, 2 या 3 दिन में आपको इंग्लिश का एक बेहतरीन ही टेस्ट श्रृंखला आएगा। उसको आप एक बार उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों समझाया जाएगा। एक बार आप पढ़िए, उसके बाद आप बताइएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है, और क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा ये बात। ओके, उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट हो चुका है। ओके, हम अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ाते हैं, तो उसको आप देखिए। खिलजी वंश का जो है आज वीडियो डाला जाएगा, तो खिलजी वंश के बारे में एक बार पढ़िए। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, ये टॉपिक आप नहीं पढ़ाए हैं, तो क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो जब हम तुगलक वंश पढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आपको हम वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज एक श्रृंखला यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।